कहते हैं ना दोस्तों, एक बार जब औरत घर के दहलीज को पार करती है तो अपने पूरे संस्कार को वहीं ताक पे रख देती है, लेकिन उसके संस्कार के हिसाब से उसकी ज़िंदगी तो नहीं चल पाती और ना चलने की वजह से वह ज़िंदगी जो होती है ऐसे मोड़ पे आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वह जो औरत होती है एक ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाती है और उसी मजबूरी की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक मजबूरी उस औरत की ज़िंदगी को इस तरह तबाह कर देती है कि वो औरत जो होती है बड़े बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के पुलिस द्वारा आता है, इसे सुनने के बाद लोगों के पसीने तक छोड़ जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और साथ में अपने नाम और अपने स्थान का एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल की वीडियो में ज़रूर से ज़रूर हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश और उसी का ही रायबरेली ज़िला पड़ता है और ठीक उसी में ही एक डी कस्बा लगता है और ठीक उसी का ही परसेतपुर एक गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 11 दिसंबर, एकदम सुबह सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त परसेतपुर गांव के जो लोग होते हैं मौके पर अपने गांव से बाहर निकलते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो वहां कुछ दूर पर जाते हैं, एक नरैया नाला होता है, उसी नाले के बगल काफ़ी खरपतवार होते हैं। उसी खरपतवार में उस व्यक्ति की जो नज़र होती है पहुंचती है, देखते हैं कि उसी खरपतवार में एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से अचेत अवस्था में, मृत अवस्था में वहां पड़ी हुई है। अब इस तरह के नज़ारे देखकर वह जो व्यक्ति होते हैं सुबह के टाइम चौंक से जाते हैं, क्योंकि ठंडी का वक्त होता है। लोग कंबल तक ओढ़ के अपने खट्टी में घुसे हुए थे। उनको खबर लगता है तो वह भी निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ चर्चा होना शुरू हो जाता है। होने की वजह से इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उसी इलाके के रहने वाले अब छिटही चौकीदार होते हैं, उनको खबर जब लगता है तो उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है कंट्रोल रूम को दे देते हैं। और लेकिन कंट्रोल रूम के द्वारा इसकी जो सूचना होता है अब डी कस्बे में दिया जाता है। अब डी कस्बे के जो थाना प्रभारी होते हैं अब बी की यादव खबर पाते हैं। पाने के बाद इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े सब इंस्पेक्टर आर के कटिहार को दे देते हैं और कटिहार खबर पाते हैं, अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद थाना प्रभारी बी के यादव को भी साथ लेते हैं और लेकर चंद मिनट के अंदर जो होता है अब परसेतपुर के ही उसी नैया नाले के पास पहुंच जाते हैं। देखते हैं वहां तो काफ़ी लोगों का भीड़ लग चुका होता है, लेकिन भीड़ को छटाकर थाना प्रभारी बी के यादव अंदर जाते हैं। देखते एक सरपत है, उसी सरपत एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसकी उम्र लगभग अब 23 से 25 साल के बीच होता है। उस महिला की बॉडी को तौर तरीके से निरीक्षण किया जाता है, लेकिन वहाँ जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे उस महिला का शिनाख्त भी करवाया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस महिला का तौर तरीके से शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस की टीम काफ़ी अचंभे पड़ जाती है कि आखिर यह महिला थी कहाँ की, किस मकसद से यहाँ आई थी, क्या कारण हो सकता है। यही सब जानने के लिए पुलिस की टीम के सामने चैलेंज दर चैलेंज बनता शुरू हो जाता है कि आखिर जो था अब इस महिला की शिनाख्त है कैसे करवाए, किसकी मदद से करवाए। लेकिन उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है अब उस अनजान व्यक्ति की डेड बॉडी की तौर तरीके से फ़ोटो शूट करवाने के बाद जो होता है उसी वक्त इस फ़ोटो को अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं और साथ में पास अस्पताल होते हैं, कई जगह होते हैं, फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है। इसकी सूचना वायरलेस द्वारा अपने से बड़े अधिकारी और साथ में थानों में भिजवा दिया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अनजान लड़की की तलाशी कर रहा हो तुरंत इस फोटो को दिखाया जाए। और वहाँ थाना प्रभारी बी के यादव जो होते हैं घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद तौर तरीके से कार्य करने के बाद बॉडी का वहीं पंचनामा भरते हैं और भरने के बाद उठाकर अपने ही नज़दीकी जो राजकीय अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब इस केस को सुलझाने के लिए अपने हिसाब से लग जाती है।
लेकिन इधर एक दिन का वक्त निकल जाता है, तब भी जो होता है उस अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाता है। पुलिस की टीम काफ़ी मुसीबत में पड़ जाती है कि आखिर इस केस को हम कैसे सुलझाएं बिना शिनाख्त के। लेकिन जैसे ही सीधा का सीधा 13 दिसंबर का दिन होता है, तो उसी वक्त 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो एक कपल जो होता है अब डी थाने में पहुंचते हैं। उनके हाथ में एक पेपर होता है, उसी पेपर में उस अज्ञात डेड बॉडी महिला का फ़ोटो छपा होता। फ़ोटो को जैसे देख आते हैं वहाँ थाना प्रभारी अब इधर बीके यादव को देखने के बाद कहने लग जाते हैं कि यह डेड बॉडी तो हमें अभी 2 दिन पहले जो होता है यहीं पर सैदपुर के ही जो नरैया नाला है वहीं झाड़ी में तो मिला हुआ था। लेकिन उस चेहरे पर जब नज़र थाना प्रभारी मारते पता चलता है तो वह दोनों तो एक बुजुर्ग होते हैं। पुलिस के सामने अपना नाम लेते हुए कहने लग जाते कि साहब हमारा नाम है महादेव और बगल में खड़ी हुई हमारी अर्धांगिनी है रमे देवी, जो ठीक साहब हम इसी लालगंज थाने के ही जो दरीबा गांव पड़ता है वहीं के रहने वाले हैं। साहब या जो फ़ोटो में दिख रहा है या फ़ोटो हमारी अपनी बच्ची है साहब प्रभावती। और जैसे थाना प्रभारी अब बी के यादव यह बात सुनने के बाद वहीं जो होता है महादेव से वो डेड बॉडी को कुछ अहम सुराग लेते हैं और उसी वक्त कुछ कपड़े रखे हुए थे। उस कपड़ों को जैसे ही महादेव के सामने रखने के बाद वह कहने लग जाते कि साहब यह कपड़े जो होते हैं हमारी अपनी बेटी के हैं। उसी वक्त उनको साथ लेने के बाद मोर्चरी पहुंच जाते डेड बॉडी को दिखाया जाता और महादेव रामदेव जैसे ही डेड बॉडी को देखते वहीं पर दोनों अपनी बच्ची का नाम लेकर दहाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा था शिनाख्त का, वह पूरी तरह से उभर जाता है। उभरने की वजह से पुलिस टीम समझ जाती है कि अब इस केस में हत्यारे तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। और वहीं खड़े इधर महादेव और रामदेव से कुछ अहम पूछताछ किया जाता है। लेकिन रामदेव जो होती है पुलिस के सामने बेधड़क चीख कहने लग जाती है कि साहब हमारी बेटी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुसीबतों से जूझ रही होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक छोटा सा जीने का जरिया बनने वाला होता है ठीक साहब तेजभान। जिस कंपनी में हमारी बेटी काम करती थी उसी कंपनी में तेजभान काम करने वाला होता है। लेकिन उसी के साथ हमारी बेटी 4 दिन पहले घर से निकली हुई थी। पुलिस की जो शंका होता है जाकर सीधा तेजभान के ऊपर टिक जाता है। होने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल पर जाती है, तौर तरीके से रिसर्च करती है। लेकिन वहीं पर CCTV कैमरे लगे हुए, पुलिस की टीम उसको निगरानी में लेती है। पता चलता है कि सही में तेजभान जो होता वहाँ डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए पहुँचा हुआ था। अब शंका यकीन में बदलने की वजह से पुलिस की टीम जो होती है अब तेजभान की तलाशी करती है और अपने हिसाब से मुखबिर को अलर्ट भी कर देती है। और तभी मुखबिर द्वारा पता चलता है कि डी रेलवे स्टेशन के पास जो होता है और मौके पर इधर तेजभान देखा गया। पुलिस की टीम वहीं घेराव मारती है और वहीं से तेजभान को अपने कदम लेकर थाने पहुंच जाती है। और तेजभान से जैसे पूछताछ किया जाता बिना किसी शक्ति दबाव के पुलिस के सामने जो होता है प्रभावती की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। असल में रायबरेली का ही जाना माना लालगंज थाना पड़ता है, उसी में ही अब दरीबा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं महादेव, उनकी पत्नी होती है रमे देवी, जिनके टोटल 6 बच्चे होते हैं। 4 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। और बेटे फूलचंद होते हैं और एक राम सेवक होता है। और उनकी 4 बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी होती है कुसुम, दूसरे नंबर की लक्ष्मी और तीसरे नंबर की सविता और सबसे छोटी और लाडली बेटी बन जाती है लास्ट में प्रभावती। लेकिन इधर महादेव जो होते हैं अपने किसानी के बलबूते जो होते हैं अपने दोनों बेटों फूलचंद और साथ में राम सेवक की शादी कर देते हैं। और दोनों बेटे जो होते हैं माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। खूबसूरत पत्नी पाने की वजह से ले जाकर अपने ही गांव में दोनों मकान बनाते हैं, वहीं पर दोनों रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन समय के हिसाब से अब इधर महादेव जो होते हैं अपने तीनों बेटियों की शादी कैसे न तैसे कर देते हैं। और करने के बाद तीनों बेटियों अपने ससुराल चले जाते हैं तौर तकीरे से, अपने पति के साथ खुश रहते हैं। अब घर में सिर्फ इधर महादेव की अपनी एक छोटी बेटी बचती है और वह कोई और नहीं होती बल्कि प्रभावती होती है। प्रभावती भी समझती है कि समय के हिसाब से हमारे माता पिता का कोई हो नहीं रहा, भले हमारे अपने 2 भाई हो, हाल चाल लेने के लिए उनके पास तक नहीं आते। जिसकी वजह से प्रभावती समझ जाती है कि अब हमारे माता पिता की जिम्मेदारी जो होती है सीधा का सीधा हमारे ऊपर आन पड़ी है। इधर प्रभावती जो होती है जिस स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है उस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जब जाती तो ठीक 15 साल की उम्र में जो होता है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि आखिर हमारे माता पिता की ज़िंदगी अब कैसे चलेगी। अपनी मजबूरियों को समझते थे, समझने की वजह से ठीक 15 साल की उम्र में जो होता है
सीधा का सीधा अपने बाज़ार लालगंज जाती है और जाने के बाद जो होता है वहाँ एक प्लाई बोर्ड ज़्यादा माना कारखाना होता है, उसी कारखाने में जाकर काम की मांग करते हैं। लेकिन जब मैनेजर इधर प्रभावती को देखते चौक से जाते कहने लग जाते हैं कि बच्ची हम तो आपको काम नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप तो अभी नाबालिग अवस्था में हैं, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन प्रभावती जो होती है अपने सारे दुखड़े जो होता है वहाँ के मैनेजर के सामने रख देते हैं। लेकिन मैनेजर जो होते हैं प्रभावती के ऊपर काफ़ी रहम दिखाते कहने लग जाते हैं कि बच्ची कल से तुम आना तो अपने हिसाब से काम कर देना, कोई छोटा मोटा, चलो तुम्हारे परिवार का खर्चा वर्चा चल जाएगा। अब इस तरह की बात जब प्रभावती सुनती है अपने घर पहुँच अपने माता पिता को जानकारी देती है। बार बार कहते हैं उसके जो पिता होते हैं महादेव, बच्ची अपने घर में रहो, खुश रहो, लेकिन किसी के यहाँ काम करने मत जाओ। लेकिन प्रभावती समझती थी अब बिना मेहनत मजदूरी के, बिना पैसे के हमारे परिवार, हमारे माता पिता की ज़िंदगी चल ही नहीं पाएगी। जिसकी वजह से प्रभावती उसी वक्त जो होता है अब जाती है, दूसरे दिन अब काम करना शुरू कर देती है, नौकरी ज्वाइनिंग कर लेती है, तौर तरीके से मेहनत करती, लगन करती है। उसके लगन को देखकर वहाँ के जो मैनेजर होते हैं बड़े खुश हो जाते। 1 महीने का जब वक्त होता है उसके मांगे मुँह के हिसाब से तनख्वाह तो नहीं देते लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूर दे देते। और प्रभावती तनख्वाह पाते अपने माता पिता को देती है, पूरी तनख्वाह रख देती। उसके माता पिता को बड़ा गर्व होता है कि आखिर हमारी बेटी की जो मिसालें हैं पूरे इलाके में दिए जाएंगे कि आखिर ऐसे तो बेटे भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। दोनों की आंखों में अपनी बेटी का चेहरा देखकर आंसू तक आ जाते हैं कि वाह भगवान ऐसी बेटी सभी को दे। तभी तो कहते हैं बेटियां घर की वह हंस होती हैं जिसे लक्ष्मी कहा जाता है। यही सब सोच साच कर इधर महादेव और राम देवी जो होते हैं तरह तरह के अपने बेटी के ऊपर फूल बरसाते हैं। लेकिन वक्त गुजरने लग जाता, समय भागने लग जाता है और भागते भागते समय अपने पहिए पे चल पड़ता है। और तभी इसी बीच प्रभावती जो होती है अपने उस ज़िंदगी पर पहुँचते, जिस ज़िंदगी पहुँचने के बाद उसके फैसले खुद अपने होते हैं। प्रभावती जिस जगह काम करते थे उसी में काम करने वाला होता है एक मनोज बंगाली। मनोज बंगाली ऑलरेडी शादीशुदा होता, उसके टोटल 2 बच्चे होते हैं। जो कोलकाता का ही शहर पड़ता है वहीं का रहने वाला होता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ अपने ही गांव में खुश होती है। लेकिन इधर परिवार की मजबूरी को दूर करने के लिए जो होता है मौके पर वह भी रायबरेली के उसी लालगंज आया हुआ था और वहीं जाकर काम कर रहा था। लेकिन उसी पर जब मुलाकात घटना से मात्र 6 साल पहले इधर प्रभावती से होने के बाद दोनों एक दूसरे से जान पहचान बनाते हैं। लेकिन प्रभावती को इधर जो होता है मनोज का लगाव बड़ा अच्छा लग जाता है। लेकिन प्रभावती को पता नहीं होता है कि मनोज ऑलरेडी शादीशुदा है, यहाँ तक उसके बच्चे भी हैं। लेकिन इधर जो होता है मनोज इस तरह प्रभावती को अपने बातों में लेने की वजह से दोनों एक दूसरे की दोस्ती तक कर लेते हैं, एक दूसरे के सुख तक जान पहचान कर लेते हैं। लेकिन जब कभी भी प्रभावती को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो इधर मनोज जो होता हाथ खोलकर उसके लिए रास्ता खोल देता। अब यही चीज़ प्रभावती को बड़ा अच्छा लगता है। प्रभावती को लगने लग जाता है कि वाह मन में अगर पति मिले तो ऐसा मिले। ये सब सोच साच कर प्रभावती जो उससे लगाव मारती और इधर प्रभावती के लगाव को देखकर मनोज बंगाली भी उससे लगाव मारना शुरू कर देता है। लेकिन अपने शादी के बारे में एक बात तक जिक्र नहीं करता। ना करने की वजह से जो होती है प्रभावती पूरी तरह से इर्द गिर्द मरने लग जाती, जिसकी वजह दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। प्रेम प्रसंग तो चालू हो जाते हैं। लेकिन मनोज का एक अपना सपना होता है कि प्रभावती के साथ कैसे न तैसे कर अब संबंध तक रिश्ते जैसे अंजाम दिए जाएं। लेकिन प्रभावती के सामने जब भी रिश्ते की मांग करता तो प्रभावती कहने लग जाती है कि आप और हमारी इस इलाके में बदनामी हो रही है, लोग हमारे बारे में तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। अब इधर मनोज सुनता करने लग जाता है प्रभावती बताओ इसको दूर कैसे करें। प्रभावती कह देती इसको दूर करने का हमारे पास बस एक ही आइडिया बन रहा है कि हम दोनों मिलकर शादी कर लें। इसी रायबरेली के ही मनसा देवी जो मंदिर है वहीं काफ़ी लोग आते हैं, वहाँ भी चले हम दोनों शादी कर लें। लेकिन ये जब बात मनोज सुनता है तो 1-2 बार नानुकुर करता है, लेकिन सोचने लग जाता है कि बिना शादी के तो हम प्रभावती के साथ रिश्ते को अंजाम दे नहीं सकते, जिसके बाद मुसीबत पड़ जाता। और पढ़ने की वजह से इधर मनोज बंगाली जो होता है तुरंत शादी के लिए हामी भर लेता। और भरने के बाद ठीक 5 साल पहले जो होता है मनसा देवी मंदिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने अपने दुख शेयर करते हैं, वहीं कस्में खाते हैं, फिर दोनों जयमाल डालते हैं, फिर दोनों की वहीं शादी हो जाता है। लेकिन शादी के बाद जो होता है इधर मनोज बंगाली प्रभावती को अपने साथ लेता ले जाकर रूम में रखता है। पूरे तरह से बेखौफ तरीके से अपने रिश्ते को अंजाम देने के लिए सुहाग रात का शेष तक सजाता है। समझ जेता कि आज हमारे जो सपने हैं पूरे हो जाएंगे। सुहाग रात जैसे रिश्ते को पूरी तरह से प्रभावती जो होती है आज़ाद कर देती है, क्योंकि प्रभावती के जो अपने सपने होते हैं कि सुहाग रात से ही होंगे।
और यही सपने प्रभावती के देखते हैं मनोज के साथ और रिश्ते को वहाँ अंजाम देता है। अब मनोज जो होता है समझ जाता है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से चल रही है। लेकिन कुछ महीने जब बीतते हैं, इसकी खबर जो होता है चोरी छुपे जाकर प्रभावती माँ अब जाकर रामदेवी को लग गया। रामदेवी को खबर लगता है तो महादेव को भी लगता है। महादेव खबर पाते अपनी बेटी के पास जाते हैं, खुद उससे समझाते बुझाते, लेकिन बेटी को जब समझाते बुझाते उसकी बेटी जो होती समझ जाती है। प्रभावती का चेहरा देखकर इधर महादेव भी खुश हो जाते हैं, तौर तरीके आशीर्वाद देते, फिर अपने घर चले। प्रभावती अपने पति के साथ जो होता है अब वहीं रहना शुरू कर। लेकिन जब कुछ महीने रहते हैं और रहने के बाद जो होता है इधर मनोज बंगाली प्रभावती को अपने साथ लेता और लेने के बाद पश्चिमी बंगाल के ही जाना माना जो शहर पड़ता है कोलकाता, और उसी में ही हुगली शहर पड़ता है। उसी शहर में जाकर मौके पर इधर घर ना जाकर मनोज कमरा लेता, वहीं पर इधर प्रभावती को रख देता है और रखने के बाद वहीं से काम की तलाशी करता, वहीं एक फैक्ट्री, उसी फैक्ट्री में जाकर काम करना शुरू कर देता। लेकिन ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बीतता है। 1 साल बीत जाता। अब इसी बीत प्रभावती एक बेटे की माँ बन जाती है। अब माँ बनने के बाद खुशी घर में बिखर जाती है। पति पत्नी बेटे की ज़िंदगी संवारने में लग जाते हैं। लेकिन जैसे चंद कुछ साल बीतते हैं, बीतने के बाद जो था प्रभावती को अपने माता पिता का याद आने लग जाता है। आने की वजह से हर बार मनोज के सामने जिक्र करती कि हमें ले चलो हमारे मायके में, हमारे परिवार वालों से मिला दो, नहीं तो हमें अपने ससुराल ले चलो। लेकिन जब ससुराल का नाम मनोज सुनता पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है कि आखिर हमारी तो अपनी पत्नी हमारे गांव है, वहाँ ले जाएंगे तो सारे भांडे खोलकर इधर प्रभावती के सामने आ जाएंगे, फिर हमारे सामने जो स्थिति आएगी उसको तो हम झेल नहीं पाएंगे। यही सब सोच साच कर हर वक्त है इधर उधर की बात कर जो होता प्रभावती से अपने साथ ले जाने से इनकार कर जाता। लेकिन जब काफ़ी थका प्रभावती को कह देता, प्रभावती तुम चली जाओ रायबरेली, अपने माता पिता से मिलकर वहाँ से आ जाना, फिर हम दोनों चलेंगे अपने ही घर। यह बात जब सुनती है प्रभावती खुश हो जाती है और उसी वक्त अपने माता पिता से मिलने के रायबरेली जाती है। लेकिन वहाँ कुछ दिन रहती है, लेकिन जैसे ही इधर दोबारा कोलकाता पहुँचती है और जहाँ पर कमरा होता है वहाँ जाती है तो पता चलता है कमरे के साइड में एक औरत खड़ी हुई है। उस औरत को जैसे देखती है कहने लग जाती कि इस कमरे में रहने वाले मनोज बंगाली है कहाँ। यह जैसी औरत सुनती भड़क जाती, कहने लग जाती है कि मनोज तो हमारा अपना पति है, आखिर बात तुम हो कौन। लेकिन अपनी बात में वह जैसे ही मुंह से खोलती है, खोलने के बाद वह जब भड़क जाती, कहने लग जाती है तरह तरह की बातें और काफ़ी तरह के उड़ाने देते, जिसकी वजह से प्रभावती दंग सा रह जाती है कि आखिर हमारी ज़िंदगी में कैसा खेल खेला गया। मनोज तो ऑलरेडी शादीशुदा, वहाँ तक उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वहाँ रहकर मनोज का घंटों इंतजार कर, लेकिन मनोज दर्शन देने नहीं आता और उस औरत से प्रभावती नंबर मांगती, लेकिन प्रभावती को नंबर देने के लिए वह औरत तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि 2 दिन का वक्त बीत जाता है। प्रभावती बाहर बैठकर मनोज का इंतजार करती, लेकिन मनोज के दर्शन तक नहीं होते हैं। प्रभावती काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि हमारी ज़िंदगी से काफ़ी बुरी तरह खिलवाड़ किया गया है, आखिर इससे हम निजात कैसे पाएँ। लेकिन यहाँ तक वहाँ बैठे बैठे कई दिन का जब वक्त बीत जाता है, प्रभावती समझ जाती कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है और उसी वक्त अपने बेटे को अपने साथ लेती है और लेने के बाद रायबरेली आती है। आने के बाद अपने पिता महादेव से मिलती। महादेव जो होते अपनी बेटी को तरह तरह के भरोसे दिलाते हैं, लेकिन वह नहीं चाहती कि अब अपने पिता के ऊपर दोबारा बोझ बने, जिसकी बात कुछ दिन तो रहती है और दोबारा नौकरी तलाशी करने के लिए जहाँ पर प्लाई बोर्ड में काम करती है वहाँ तो नहीं जाती, क्योंकि पता होता बदनामी तो होगी, जिसकी वजह से उस इलाके के बाज़ार में जाती है। वहाँ नौकरी मिल जाता है। अब वहाँ नौकरी करना शुरू कर देती है और करते ही उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। लेकिन वहाँ नौकरी करने के लिए मौके पर प्रभावती जो होती साइकिल का सहारा लेती, उसी से आना जाना हो जाता है। लेकिन उसी कंपनी में काम करने वाला होता है तेजभान। तेजभान भी ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है, लेकिन वह डी का इलाके के रहने वाला होता है। उसके परिवार में उसके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन इधर तेजभान का दोस्ती धीरे धीरे अब जाकर प्रभावती से हो जाता है। अब होने की वजह से दोनों के बीच करीबी बन जाता है, क्योंकि तेजभान जो होता है जब भी देखता प्रभावती को लेट हो रहा है तो उसी वक्त अपनी मोटरसाइकिल लेता और लेने के बाद प्रभावती को बैठा लेता और ले जाकर उसके घर भेज देता। और वहाँ कभी कभी महादेव से भेंट हो जाता। महादेव भी अब इधर तेजभान से जान पहचान बना लेते हैं। पहचान होने की वजह से अब इधर तेजभान जो होता है ज़्यादा ज़्यादा प्रभावती के मायके में आना जाना शुरू कर देता। आने जाने की वजह से प्रभावती धीरे धीरे तेजभान के करीब आ जाती हैं। लेकिन तेजभान की सारी सच्चाई प्रभावती को पता होता है। पता होने के बावजूद भी प्रभावती
बिना टाइम गंवाए इधर तेजभान के साथ प्रेम प्रसंग चला बैठती है, जिसकी वजह से उसके साथ प्रेम संबंध तक चल जाते हैं। और प्रेम संबंध का जो सिलसिला होता है प्रभावती और तेजभान के रिश्ते में बेधड़क चलने लग जाते हैं। ऐसे चलते चलते लगभग कई साल का वक्त निकल जाता है, और जब निकल जाता है तो इसी बीच प्रभावती करने लग जाती है कि हमारी ज़िंदगी कब तक ऐसे चलेगी, हम दोनों को मिलकर शादी तक कर लेना चाहिए। लेकिन यह बात तेजभान सुनने से समझ सनस रह जाता, करने लग जाता है कि हमारे परिवार में हमारी पत्नी भी है, हमारे बच्चे भी हैं, आखिर अपनी ज़िंदगी क्यों तहस नहस करे। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो खबर होता है अब जाकर तेजभान की जो अपनी पत्नी होती है जब लग जाता है उसको, वह भी सन्न रहने की वजह से तेजभान और उसकी जो पत्नी होती है दोनों के बीच झगड़े तकरार होते हैं। झगड़े तकरार के कारण से तेजभान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह सोच लेता है कि आखिर अब हमें कोई रास्ता खोजना पड़ेगा, लेकिन वह नहीं चाहता था कि हमारी जो प्रेमिका है हम इधर प्रभावती किसी के रिश्ते में बंधे। अगर वह बंधेगी तो हमारे रिश्ते में दूरियां बनेगी, और वह तेजभान नहीं चाहता था, जिसकी वजह से इधर दूसरी तरफ है प्रभावती की एक अपनी बहन होती है जो ठीक है रायबरेली के ही लोतरपुर की रहने वाली होती है। उसकी बहन को जब खबर लगती है और लगने के बाद जो होती है वह सोचती है अपनी बहन की ज़िंदगी बसाया जाए, तो उसी वक्त अपने ही गांव में रहने वाले नवयुवक के साथ जो था अपनी बहन के लिए रिश्ते की मांग कर देती है। और इसकी जानकारी जाकर दूसरी तरफ है सोमवती को लग जाता है। यह कहती है ठीक है बहन हम आ जाएंगे, लेकिन दूसरी इसकी खबर जाकर सीधा का सीधा तेजभान को लग जाता, और जब खबर पाता सोच लेता है कि अब जो होता है सोमवती की शादी वहाँ हम नहीं होने देंगे, क्योंकि सोमवती हमारी है, अगर वह दूर हो जाएगी तो मिलना जुलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सोमवती जब अपनी बहन के पास पहुँचती है अपनी मोटरसाइकिल लेकर खुद वहाँ पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद जो होता है वह जैसे लड़के के करीब देखने के लिए जाती है खुद वहाँ तेजभान जाता है और उस लड़के के साथ झगड़े तकरार कह देता है कि तुम्हारे अंदर क्या खूबी है कि आखिर तुम्हारी साथ सोमवती शादी करेगी। अब लड़का जब सुनता भाई उस तरह बड़ा गुस्सा और जिसके झगड़े तकरार हो जाते हैं, लेकिन होने के बाद जो होता है इधर सोमवती को अपने पास लेता करने लग जाता कि तुम्हारी शादी हम ऐसे वैसी तरह नहीं कराएंगे। लेकिन वह समझ जाती है कि अब हमारी ज़िंदगी सिर्फ तेजभान के साथ ही चलेगा, और उसकी वजह से तेजभान के साथ और करीबी बना लेती है। लेकिन तेजभान की इधर मजबूरी आ जाती है कि उसकी अपनी मोटरसाइकिल जो थी ख़राब हो जाती है। सोचता है मोटरसाइकिल को बनवाया जाए, इसके लिए 10,000 की ज़रूरत होती है, लेकिन तेजभान की वजह से इसकी खबर जाकर सोमवती को लगता है सोमवती जो होती है कैसे ना तैसे कर पैसे के निजाम जो होता है तेजभान के लिए कर लेती है। अब मोटरसाइकिल बनवा लेता है, दोबारा मोटरसाइकिल से इधर घूमना शुरू कर देता है, और जब घूमने लग जाता है तो इसी बीच तेजभान सोच लेता है कि आखिर चल जाए सोमवती की शादी अपने हिसाब से अगर करवा दिया जाए तो अपनी ज़िंदगी मौज में गूंजेगी। वह सोच लेता है अपने रिश्तेदार हैं मामा प्रदीप नाम उनका, उनसे करवा दिया जाए, और बूढ़े भी हो चले, उनके पास जायदाद काफ़ी है जो कि सोमवती से लगभग 2 गुने उम्र का था। लेकिन इधर जो होता है तेजभान इस तरह पागल हो जाता है कि अब सोच लेता है चाहे जो हो शादी तो हमें प्रदीप से करवाना है। तो उसी वक्त जाकर 3-4 बार सोमवती से करता है, लेकिन सोमवती जब सुनती है तो 3-4 बार इधर उधर की बात करती है। तभी एक दिन खुद अपने मामा को अपनी बात में बुलाता है और खुद लेकर सोमवती के सामने खड़ा कर देता है। लेकिन सोमवती की सारा मार सोमवती समझ जाती है। कुछ देर बाद जो होता है प्रदीप वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्रदीप का जो चेहरा होता है पूरी तरह से बाल पका होता है। इस हालत को देखकर सोमवती का चेहरा वहीं गिड़गिड़ा जाता है। कुछ देर बाद अब सोमवती के सामने जैसे तेजभान पर्दा करने लग जाता है तुम्हारी शादी उसी से होने वाली है। यह बात जब सुनती सोमवती सकपका करने लग जाती कतई नहीं करेंगे उस बूढ़े आदमी से। अब इस तरह की बात तेजभान सुनता करने लग जाता है बूढ़ा नहीं है, हमारी ज़िंदगी का जीने का जरिया है, क्योंकि तुम्हारी शादी तो वहाँ होगी लेकिन मिलन हमारी वहाँ बराबर होता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा अपने रिश्तेदार ममियार भी है। यह बात जब सुनती करने लग जाती है हम उस बूढ़े से कतई शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे सिर्फ तुमसे ही करेंगे। लेकिन जब यह बात सुनता है तेजभान समझ जाता कि अब जो होती है पूरी तरह से हमारे गले की हड्डी इधर सोमवती बन चुकी है, और उसी वक्त वहाँ 3-4 बात कहकर फिर वहाँ से निकल जाता है। पूरी रात अपने घर में तो सोता है लेकिन सो नहीं पाता। सोच लेता है कि अब हमें कोई ना कोई रास्ता खोजना पड़ेगा ताकि हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए सोमवती जैसी औरत निकल जाए। और उसी वक्त खतरनाक फैसला लेने के बाद अच्छे समय का इंतज़ार करता है कि कैसी खतरनाक योजना को अंजाम दिया जाए। 7 दिसंबर साल 2013 का वक्त होता है और शाम का टाइम होता। उसी वक्त जो होता अपनी मोटरसाइकिल लेता और लेने के बाद जो होता है सोमवती के पास जाता, उसके अपनी बातों में इस तरह उलझाता करने लग जाता है कि हमें इसी वक्त जो होता है अब जगदीशपुर चलना है, वहाँ कुछ अर्जेंट काम है। और सोमवती को अपने साथ लेकर बाइक बैठाता है और बाइक पे बैठाकर बाइक चलाते चलाते कुछ घंटे के अंदर अब जगदीशपुर पहुँच जाता है और देखता है कि रात का 7 बजे के आसपास टाइम हो गया है और लोगों का वहाँ आना जाना बंद है। सुनसान रास्ता देखता देखता है कि वहाँ एक झाड़ी नुमा है
काफ़ी लोगों का वहाँ नज़र तक पहुँचना स्वाभाविक नहीं बन रहा, जिसकी वजह उसके मन में वहीं काले कारनामे अंजाम लेना शुरू कर देते हैं। और उसी वक्त सोमवती को अपने साथ ले, लेकिन सोमवती समझ जाती हो सकता है आज यहाँ तेजभान का रिश्ते को अंजाम देने का मन हो, जिसकी वजह से सोमवती उसी वक्त इशारा समझ जाती है और सोमवती उसके साथ जाने के बाद जैसे ही झाड़ी खरपतवार के पास पहुंचने के बाद अपने दोनों हाथ सोमवती के ऊपर रख देता है, लेकिन उसके दोनों हाथ होते हैं गले पर इस तरह पड़ जाते हैं और वहीं सोमवती हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाती है। और वहाँ से उसी वक्त सारे काम को अंजाम देकर सीधा का सीधा अपनी फैक्ट्री चलाता है। लेकिन वह सोच लेता है कि जब 3-4 दिन होंगे तो खरपतवार और पानी पाकर जो था सोमवती का बॉडी वहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सोमवती जब अपने घर लौट के नहीं आती तो महादेव जो होते अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए सबसे पहले सीधा का सीधा तेजभान के पास जाते हैं। और तेजभान से जब पूछताछ तेजभान करने लग जाता है कि सोमवती से हमारी 2-3 दिन से बात नहीं हो रही है और मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, लेकिन महादेव अपनी पत्नी को लेते अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए कई जगह मिल जाते हैं। लेकिन जब 4 दिन का वक्त हो जाता है, इधर पूरी तरह से तेजभान को यकीन हो जाता है कि अब जो होता है सोमवती का पता नहीं चलेगा, बॉडी तो वहाँ गल गई होगी, जिसकी वजह से दोबारा अब कंपनी में काम करना शुरू कर दे। लेकिन कंपनी वालों को बोल देता है कि कोई भी हमारे बारे में अगर जानकारी दे तो आप लोग कह दीजिएगा हमने कई दिन लगभग 10 से 8 दिन से तेजभान को देखे नहीं है। लेकिन इधर अपने मंसूबे में खुद फंस जाता है, क्योंकि वह बॉडी जो होती है ठीक पुलिस के सामने 11 दिसंबर साल 2013 को आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई तेजभान के द्वारा निकल, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान। पुलिस की जो टीम होती है तेजभान को अपने कस्टडी में ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में तेजभान के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दिनेश कुमार दिनकर जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं, और राम निहोर वर्मा जो ठीक उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और राहुल कुमार यादव जो हरियाणा के रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे कई ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। अगली बार आपका नाम जरूर लेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।